स्वागत है आपका आवाज समाचार में। मैं हूं आपके साथ निकिता बागवान। खबरों की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस से। जंक फूड प्रोडक्ट्स पर लेबल नहीं लगाने पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फसाई को फटकार। कहा ऐसा लगता है अथॉरिटी कंपनियों की दबाव में है, जनता की सेहत का करना होगा ख्याल। एयर इंडिया के सभी पायलटों का होगा डोप टेस्ट। फुकेट दिल्ली फ्लाइट टर्बुलेंस मामले के बाद एयर इंडिया का बड़ा फैसला, पायलटों की स्क्रीनिंग आज से शुरू। एक्सपोर्ट के मोर्चे पर अच्छी खबर, जुलाई में एक्सपोर्ट करीब 20% बढ़कर हुआ $44 अरब। इंपोर्ट में तेज बढ़ोतरी, ट्रेड डेफिसिट 14% से ज्यादा बढ़ा। वेस्ट एशिया में तनाव के बाद पहली बार मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट में ग्रोथ। हंगामे के बीच संसद का मॉनसून सत्र खत्म। विदेशी निवेशकों को टैक्स में राहत और एमडीआर चार्ज से जुड़े बिल समेत 11 बिल पास। किरेन रिजिजू का विपक्ष पर हमला, कहा चर्चा से भागकर विपक्ष ने बनाया बहाना। राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने उत्तराखंड में अपनी रैली के बाद शुद्धिकरण पर उठाए सवाल। जेपी नड्डा ने घटना को सबके लिए बताया दुखद। सभापति बोले जिन्होंने ऐसा किया उन्हें मिले सजा। टाटा सन्स ने मौजूदा चेयरमैन एन चंद्रा के उत्तराधिकारी की तलाश की शुरू की प्रक्रिया। टाटा सन्स ने कहा सिलेक्शन समिति गठित करेगा सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट। समिति चुनेगी टाटा सन्स का नया चेयरमैन। सेंसेक्स वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में दायरे में कारोबार। मिड कैप स्मॉल कैप हल्की बढ़त पर बंद। डिफेंस रियलिटी एफएमजीसी शेयरों में खरीदारी। मेटल पीएसयू बैंक तेल गैस शेयरों में बिकवाली। रांची में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान हुए हंगामे और बैरिकेडिंग तोड़ने के मामले में 600 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। 100 नामजद अभियुक्तों के साथ 50 अज्ञात लोगों के नाम। एफआईआर में ज्यादातर बीजेपी के युवा कार्यकर्ता। जंक फूड प्रोडक्ट्स के ऊपर लेबल नहीं लगने पर सुप्रीम कोर्ट ने फसाई को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अथॉरिटी कंपनियों के दबाव में है, जनता की सेहत का ख्याल करना होगा। क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट में, पूरी डिटेल बता रहे हैं संवाददाता असीम मनचंदा। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी। इस याचिका में कहा गया था कि एफएसएसएआई जिन प्रोडक्ट्स के अंदर ज्यादा मात्रा में नमक है, चीनी है या फिर फैट्स है, उसके ऊपर लेबल लगाने की शुरुआत करे। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एफएसएसएआई को निर्देश दिए। एफएसएसएआई ने गाइडलाइंस बनाने की दिशा में काम करना शुरू कर दिया। सभी स्टेक होल्डर से कमेंट मांगे। एफएसएसएआई को स्टेक होल्डर से करीबन 16,000 के आसपास का कमेंट मिले, लेकिन उसके बाद एफएसएसएआई ने इस पर लेबल लगाने का काम नहीं किया। एफएसएसएआई कहना था कि हमारी बैठक में इसके ऊपर सहमति नहीं बन पाई। आज दोबारा सुप्रीम कोर्ट में जब इस मामले की सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने एफएसएसएआई को फटकार लगाई। कहा कि एफएसएसएआई लगता है कंपनियों के दबाव के अंदर काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम किसी कंपनी के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो अथॉरिटी है उसको लोगों की सेहत का ख्याल के बारे में भी सोचना पड़ेगा। खासतौर पर बच्चों के बारे में भी सोचना पड़ेगा कि बढ़ते बच्चे इन प्रोडक्ट्स को खाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने अथॉरिटी को निर्देश दिए कि अगले 2 हफ्ते के अंदर अंदर इसके अंदर गाइडलाइंस लेकर के आए। नहीं तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में हम गाइडलाइंस जारी करेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट 2 हफ्ते के बाद इस पूरे मामले की सुनवाई करेगा। फुकेट दिल्ली एयर इंडिया फ्लाइट मामले में पायलट के गांजा पीकर प्लेन उड़ाने की खबर के बाद अब एयर इंडिया ने अपने सभी पायलटों का अनिवार्य डोप टेस्ट करने का फैसला किया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े संवाददाता रोहन सिंह। रोहन, बताइए क्या अपडेट है? जी, एयर इंडिया ग्रुप ने अपनी सभी पायलटों को चिट्ठी लिखी है। इसमें एयर इंडिया और इंडिया एक्सप्रेस दोनों ही शामिल है और उनसे कहा है कि जो ग्रुप है उसने फैसला किया है कि जितने भी पायलट्स हैं उन सब का तत्काल और अनिवार्य रूप से जो है सब्सटेंस टेस्ट किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि 2 चीजों का टेस्ट किया जाएगा। एक, किसी तरह की नशीले पदार्थ का सेवन तो नहीं किया गया है, चाहे वो मारिजुआना हो, कैनबिस हो या फिर कोई और ऐसा प्रतिबंधित जो सब्सटेंस होता है, नशीली दवाइयां होती हैं, उसका इस्तेमाल तो नहीं किया जा रहा है। और दूसरा, कोई ऐसी मेडिसिन का इस्तेमाल तो नहीं किया जा रहा है जिसे बताया ना गया हो, जिसे डिक्लेयर ना किया हो या फिर जो कि प्रतिबंधित है। तो इन दोनों चीजों पे टेस्ट होगा। एयर इंडिया ग्रुप के सभी पायलट्स का तत्काल प्रभाव से होगा। आज से 13 तारीख से ही ये शुरू हो रहा है और ये एयर इंडिया के जो हेड ऑफिस है वहां पे, यानी कि जहां ट्रेनिंग होती है वहां पे, जितने बेस स्टेशन है वहां पे, एयर इंडिया के जितने ऑफिस हैं, इन सभी जगहों पे वो जो है फैसिलिटी इसको डेवलप करेंगे। और साथ ही ये भी कहा गया है कि इस समय में जिस तरह का माहौल है उसमें एयर इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है
है कि एक ट्रस्ट जो था उसे दोबारा से बहाल किया जाए और इस ट्रस्ट के लिए ये पूरी जो एक्सरसाइज है वो की जा रही है। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि कुछ दिन पहले हमने जैसे देखा था कि फुकेट दिल्ली मामले में जो पायलट था उसमें दोनों ही टेस्ट में जो प्रिलिमिनरी टेस्ट था और कंफर्मेटरी टेस्ट था दोनों में ही उसका वो पॉजिटिव रिजल्ट आया था, जिसके बाद से ज्यादा स्क्रूटनी हो गई। एयर इंडिया का कहना है कि ये जो टेस्ट है ये डीजीसीए के जो नॉर्म्स है उसके बियॉन्ड है। डीजीसीए का जो नॉर्म है वो रैंडम टेस्ट की बात करता है, लेकिन एयर इंडिया ने कहा है कि हम अपने सभी पायलट्स की अनिवार्य रूप से जो है वो सब्सटेंस की स्क्रीनिंग अनिवार्य रूप से करेंगे और ये तत्काल प्रभाव से वो करने जा रहे हैं। रोहन, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। एक्सपोर्ट के मोर्चे पर अच्छी खबर है। जुलाई में कुल एक्सपोर्ट करीब 20% बढ़कर 44 अरब डॉलर से ज्यादा पहुंच गया है। हालांकि इंपोर्ट में भी तेज बढ़ोतरी के चलते ट्रेड डेफिसिट 14% से ज्यादा बढ़ा है। लेकिन खास बात यह है कि वेस्ट एशिया में तनाव के बाद पहली बार मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट में ग्रोथ दिखी है। कैसे रहा है ट्रेड डेटा, पूरी डिटेल बता रहे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी। बिल्कुल, देखिए एक्सपोर्ट के मोर्चे पर जुलाई महीने में 19.5% से ज्यादा की ग्रोथ देखने को मिली है। पिछले साल जुलाई में जहां 37 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट हुआ था, वहीं इस बार जुलाई में 44 अरब डॉलर से ज्यादा का एक्सपोर्ट दर्ज हुआ है। अगर हम बात करें तो पिछले 10 सालों में ये जुलाई में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट दर्ज किया गया है। इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि इंजीनियरिंग गुड्स और इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट हुआ है। वहीं हम बात करें इंपोर्ट की तो इंपोर्ट भी एक तरह से देखें तो काफी ज्यादा बढ़ा है, जिसकी वजह से व्यापार घाटा यानी कि ट्रेड डेफिसिट 14% से ज्यादा दर्ज हुआ है। ट्रेड डेफिसिट जो है वो करीब 32 अरब डॉलर के आसपास पहुंच गया है। ये अपने आप में एक चिंता का विषय है। लेकिन अगर बात करें तो जो वेस्ट एशिया में जो एक्सपोर्ट था, जो कि मार्च में युद्ध की वजह से काफी कम हो गया था, उसके बाद से लगातार उसमें गिरावट दर्ज की जा रही थी। पहली बार अगर देखें तो जुलाई में ये जो ग्रोथ है वेस्ट एशिया का खास तौर से यहाँ पर 8% से ज्यादा का ग्रोथ दर्ज हुआ है। यानी कि जो एक्सपोर्ट है वेस्ट एशिया इलाके में सामान्य होता हुआ दिख रहा है। इसकी वजह यही कि जो खासतौर से ओमान और दुबई के 2 पोर्ट हैं, वहां से लगातार भारत से जो कंटेनर और कार्गो जा रहे हैं उसका ऑपरेशन हो रहा है, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट में लगातार ये ग्रोथ देखने को मिल रही है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। संसद का मॉनसून सत्र आज अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया। आखिरी दिन लोकसभा की कार्यवाही सिर्फ 1 मिनट चली, जबकि राज्यसभा करीब 1 घंटे चली। लोकसभा में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, पूरी कैबिनेट और विपक्ष के नेता राहुल गांधी मौजूद रहे। स्पीकर ओम बिरला ने वंदे मातरम गान के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। मॉनसून सत्र में चर्चा से ज्यादा हंगामा होने पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर हमला किया। उन्होंने कहा कि चर्चा से भागकर विपक्ष ने बहाना बनाया। मेरे ज़िंदगी में जो पार्लियामेंट्री एक्सपीरियंस जो मैंने देखा है, ये पहली बार है जहां ऑपोजिशन डिस्कशन से भाग रहे थे। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ऑपोजिशन डिस्कशन के लिए डिमांड करते हैं और सरकार उसका जवाब देते हैं। ये तरीका होता है क्योंकि लोगों ने हमको चुना देश सेवा के लिए, समाज सेवा के लिए। ऑपोजिशन सरकार से जवाब मांगता है और सरकार जवाब देना ही होता है पार्लियामेंट के अंदर में। तो पहली बार ये दृश्य देखने को मिला कि सरकार खुद कह रहे हैं कि हम डिस्कशन चाहते हैं और ऑपोजिशन बहाना बना करके डिस्कशन से भाग रहे हैं। तो संसद के मॉनसून सत्र पर ज्यादा डिटेल के लिए हमारे साथ जुड़े हैं लक्ष्मण रॉय। लक्ष्मण जी, बताइए इस मॉनसून सत्र में संसद में आखिर क्या क्या हुआ? देखिए, जो अभी संसदीय कार्य मंत्री कह रहे थे उसकी झलक आंकड़ों पर भी देखने को मिली। दरअसल लगातार हंगामे के बीच कहीं एक भी दिन ऐसा नहीं रहा कि संसद के इस मानसून सत्र में हंगामा ना हो रहा हो और सदन स्थगित ना करना पड़ा हो। अगर लोकसभा की बात करें तो पूरे मानसून सत्र में 114 घंटे की कार्रवाई निर्धारित की गई थी, लेकिन इसमें से 96 घंटे 96 आवर जो है वो हंगामे की भेंट चढ़ गया। इसी तरह से राज्यसभा में 114 घंटे में सिर्फ 37 घंटे
घंटे ही कामकाज हो पाए। तो अंदाजा लगा सकते हैं कितना ज्यादा हंगामा रहा। शुरुआत में हंगामा इस बात को लेकर हुआ कि प्रदर्शनकारी छात्रों पर किसने गोली चलाई, किसने पैलेट गन का ये किया, अमित शाह इस पर बयान दे। फिर हंगामा इस कदर तक आखिर तक स्थिति हुई, सरकार जवाब देने को तैयार हो गई, विपक्ष ने कहा नहीं जी हम लेक्चर नहीं सुनेंगे। तो इन तमाम हंगामे के बीच ये एक अच्छी बात रही कि कुछ बिल जरूर पास हो गए। कुल 12 बिल लोकसभा राज्यसभा दोनों में रखे गए, इसमें से 10 लोकसभा 2 राज्यसभा में, तो 12 बिल में से 11 बिल पास हो गए। हालांकि चर्चा बहुत कम हुई, कुछ किसी में कुछ मिनट तो किसी में आधे घंटे की चर्चा के बाद ये बिल पास हो गए। इसमें से एक महत्वपूर्ण बिल था विदेशी निवेशकों के लिए टैक्स में राहत देने वाला बिल, डिजिटल ट्रांजैक्शन पर चार्ज लगाने के से जुड़े नियमों में बदलाव करने वाला बिल, परीक्षा में पेपर लीक करने वालों पर सख्ती करने वाला बिल, माइनिंग सेक्टर के लिए टैक्स में बड़ी राहत देने वाला बिल। ऐसे कई 11 बिल जो है वो पारित हो पाए। एक बिल जिस पर काफी ज्यादा विवाद उठा वो था FCRA बिल। वो विवाद के बीच विपक्ष ने जब मांग की कि इसको हम पारित नहीं कराना चाहते हैं तो फिर सरकार ने इसको ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेज दिया है। लेकिन हंगामे के साथ संसद के मानसून सत्र का आज सत्र अवसान हो गया। बिल्कुल लक्ष्मण जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। महाराष्ट्र के नांदेड़ में अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल पर हमला हुआ है। हमला नांदेड़ के गुरुद्वारा माता साहिब कौर में हुआ। हमले का आरोप एक निहंग सिख पर है। हमलावर ने धारदार हथियार का इस्तेमाल किया। सुखबीर सिंह बादल को हल्की चोट आई है, हालांकि वो खतरे से बाहर है। सुखबीर बादल के एक सुरक्षा कर्मी पर भी हमला किया गया। हमले के बाद उन्हें नजदीक के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। नांदेड़ पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है। संदिग्ध ने पुलिस से पूछताछ जारी है। अब एक नजर आज के बाजार के हाल पर। वीकली एक्सपायरी के दिन शेयर बाजार सीमित दायरे में कारोबार करता नजर आया। सेंसेक्स 114 अंक चढ़ा तो निफ्टी 40 अंक फिसल कर बंद हुआ। वहीं मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में हल्की बढ़त देखने को मिली। कैसे रहा है आज के बाजार का हाल, बता रही है रक्षा रावत। सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी का दिन था और आज बाजार की शुरुआत खराब हुई, गिरावट के साथ कामकाज हुआ, लेकिन लास्ट के 1 घंटे में यहां पर रिकवरी प्ले आउट होती हुई नजर आई। अगर निफ्टी की बात करें तो यहां पर केवल 40 पॉइंट की गिरावट के साथ क्लोजिंग हुई है। बैंक यहां पर ज्यादा टूटते हुए नजर आए और करीब 250 पॉइंट की गिरावट आज के सत्र में यहां पर देखने को मिली। सेंसेक्स, मिड कैप और स्मॉल कैप यहां से आज बाजार को सपोर्ट मिला और यहां पर क्लोजिंग जो है वो हरे निशान में देखने को मिली है। सेक्टोरियल पिक्चर आज की अगर देखें तो यहाँ पर जो सेक्टोरियल गेनर में है वो है डिफेंस काउंटर्स। यहाँ से काफी अच्छा सपोर्ट इस गिरावट भरे बाजार में भी नजर आया और 1.5% इंडेक्स छोड़कर बंद हुआ। इसके अलावा रियल्टी, FMCG, IT, कैपिटल गुड और यहाँ पर कैपिटल मार्केट शेयर्स थे जिन्होंने मार्केट को सपोर्ट करने की कोशिश की। लेकिन बाजार को ड्रैग किसने किया? आज मेटल काउंटर यहाँ पर कोलैप्स होते हुए नजर आए। बैंक, फाइनेंशियल, ऑयल एंड गैस, PSUs, फार्मा, ये सभी जो इंडेक्स है वो टूटते हुए नजर आए जिन्होंने बाजार को आज सपोर्ट नहीं किया। लेकिन आज के निफ्टी 50 में सपोर्ट करने वाले शेयर्स यानी निफ्टी 50 गेनर्स की बात करें तो टाटा शेयर्स यहां पर नजर आए। जो कल गिरावट थी वो आज कहीं ना कहीं रिकवरी में कन्वर्ट हुई और टाटा कंज्यूमर, टाटा मोटर्स, PV यहां पर गेनर्स की लिस्ट में रहे। इसके अलावा NTPC, HUL में भी आज खरीदारी देखने को मिली। लेकिन आज के निफ्टी 50 लूजर्स की बात करें तो यहां पर मेटल पैक्स हिंडाल्को रहा। 3% की गिरावट के साथ ही काउंटर क्लोज हुआ है। इसके अलावा ICICI बैंक भी गिरावट के साथ क्लोज हुआ है। अल्ट्राटेक सीमेंट यहां पर कुछ ब्लॉक डील की खबरें आ रही थी, कुछ न्यूज आने वाली थी तो यहां पर 1% की गिरावट नजर आई है। इसके अलावा ग्रासिम यहां पर भी आज गिरावट नजर आई। लेकिन आज जो काउंटर है वो फोकस में रहे वो है मेटल काउंटर्स। नाल्को, सेल, हिंडाल्को, वेदांता, ये सारे काउंटर्स टूटते हुए नजर आए और मेटल की गिरावट को इन्होंने लीड किया। लेकिन डिफेंस पैक ने आज क्या कामकाज किया है? काफी शानदार कामकाज और जो सपोर्ट करने वाले काउंटर्स हैं वो ये सारे हैं और सोलर इंडस्ट्रीज यहाँ पर काफी अच्छे नंबर्स आए और बाजार ने जो है नंबर्स को रिवॉर्ड दिया है। 8.5% चढ़कर जो है ये काउंटर क्लोज हुआ है। तो ये सारे काउंटर थे जिन्होंने डिफेंस की तेजी में अपना कंट्रीब्यूशन दिया और ये था आज के बाजार का पूरा मूड और माहौल। भारत में फ्लाइंग कार को हकीकत बनने में भले ही समय हो, लेकिन बड़ी कंपनियों ने इसके लिए गंभीर कोशिशें शुरू कर दी है। दिल्ली में एयर कार्गो फोरम इंडिया के वर्ल्ड कॉन्क्लेव में एक ऐसी फ्लाइंग कार का मॉडल दिखा जिसे सुजुकी, एयर इंडिया और स्काई ड्राइव मिलकर भारत में लाने की दिशा में काम कर रहे हैं। स्काई ड्राइव 2 सीटों वाली इलेक्ट्रिक पावर्ड फ्लाइंग कार डिजाइन कर रही है, जबकि सुजुकी इसकी मैन्युफैक्चरिंग की संभावनाएं तलाश रही है। एयर इंडिया भी भविष्य में इसका लॉजिस्टिक्स में इस्तेमाल कर सकती है। इसका जायजा लिया संवाददाता रोहन सिंह ने।
मेरे पीछे जो आप बहुत ही स्टाइलिश फ्लाइंग कार का मॉडल देख रहे हैं, ये एक प्रोटोटाइप है उस ईवीटोल का जो कि बहुत जल्द स्काई ड्राइव, सुजुकी और साथ ही एयर इंडिया की पार्टनरशिप से बन के आने वाला है। सर, ये बताइए, ये जो प्रोटोटाइप हम देख रहे हैं, क्या प्लानिंग है इसको लेकर? कहाँ से आप कब हम देख सकते हैं इसको फाइनली टेक ऑफ करता हुआ? ये इसको ईवीटोल बोलते हैं। इट्स अ काइंड ऑफ एयरक्राफ्ट होता है, एक टाइप का ड्रोन नहीं है, इसमें पायलट भी रहेगा। अभी ये यूएस और जापान के टाइप सर्टिफिकेशन के टेस्टिंग में जा रहा है, पर हमारी सबसे पहले से इच्छा रही है कि इसको भारत में भी लेके आए, क्योंकि भारत में जिस तरह से सिटीज आर ग्रोइंग बिगर और जिस तरह से रोड्स भी अभी काफी क्राउडेड होते जा रहे हैं, तो इस बार का जो एमओयू हमने एयर इंडिया और स्काई ड्राइव के साथ किया, उसमें हमारी इच्छा ये है कि जैसे क्रिटिकल चीजें जो होती है, जैसे कि ऑर्गन मूव करना है, बड़ी सिटी के बीच में तो एयर इंडिया कर लेगा, बट फर्स्ट माइल और लास्ट माइल वो वाला जो ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक्स है, ये स्काई ड्राइव कैन डू इट। आगे का पार्ट है, वहां पे पायलट होगा, उसके पीछे 2 सीट होगी, उसमें या तो पैसेंजर आएगा या विल इंजीनियर इट फॉर अ कार्गो यूनिट। तो सर, ईवीटोल में क्या ड्रोन्स में तो हमें पायलट की जरूरत नहीं पड़ती है, हैवी ड्रोन्स में भी नहीं पड़ती है, क्या ईवीटोल में पायलट की जरूरत रहेगी? इसलिए जरूरत अब होती है क्योंकि ड्रोन्स का सिटी में उड़ना अभी कोई भी गवर्नमेंट अलाउ नहीं कर रही, क्योंकि बहुत ही डेंजरस होता है, उसका कोई कंट्रोल होता नहीं है। अगर आपके पास पायलट है तो ये हेलीकॉप्टर जैसा ही रूल बनता है। तो ये है एक प्रोटोटाइप है उस फ्लाइंग कार का, जो कि बहुत जल्दी ही पार्टनरशिप के साथ आने वाला है। फिलहाल इनके बीच एक पार्टनरशिप हुई है, लेकिन बहुत जल्द आप भारत के स्काइज में भी इस तरह के फ्लाइंग कार्स को देख सकेंगे। रोहन सिंह, दिल्ली। चलिए, इसी के साथ आवाज समाचार में वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का। खबरें आगे और भी हैं, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद फिर एक बार स्वागत है आपका आवाज समाचार में। कैब राइड बुक करने के दौरान अगर ऐप आपसे कहता है कि एडवांस टिप दीजिए तो राइड जल्दी मिलेगी, तो अब ऐसा नहीं चलेगा। सड़क परिवहन मंत्रालय ने उबर, ओला समेत सभी कैब एग्रीगेटर्स को ऐसी प्रीपेड टिप के प्रॉम्प्ट हटाने के निर्देश दिए हैं। खबर पर पूरी जानकारी दे रहे संवाददाता रोहन सिंह। जी, चाहे ओला हो, उबर हो, रैपिडो हो, इन ड्राइव हो या फिर सरकारी मदद से बना भारत टैक्सी ही क्यों ना हो, एडवांस टिप का ऑप्शन आपको इन सभी ऐप्स पर देखने को मिलेगा। आपने राइड बुक की, अभी कैब वेटिंग में है, लेकिन नीचे आपके पास एक प्रॉम्प्ट आ जाता है कि अगर आप अपनी पॉसिबिलिटी जल्दी राइड की बढ़ाना चाहते हैं तो आप एडवांस टिप दे सकते हैं, चाहे वो 10 रुपये हो, 20 रुपये हो, 50 रुपये हो। इस तरह के ऑप्शन सभी ऐप्स में आपको देखने को मिलेंगे। कुछ ऐप्स बहुत खुल के कहती हैं कि आप टिप दे के जल्दी राइड पा सकते हैं, कुछ संकेत देती हैं कि जो लोग टिप देते हैं उन्हें जल्दी राइड मिल जाती है। तो अब सड़क परिवहन मंत्रालय ने कहा है कि ये गलत है, ये नियमों का उल्लंघन है। 2025 में जो कैब एग्रीगेटर्स के लिए रूल आए थे, उसके नियमों का उल्लंघन है और इस तरह के प्रॉम्प्ट्स को तुरंत हटाने के लिए कहा गया है तमाम कैब एग्रीगेटर्स से। हालांकि जब हमने अभी चेक किया, इस निर्देश के आने के बाद अभी भी सभी ऐप्स में इस तरह के प्रॉम्प्ट आ रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि अगले कुछ दिनों में जो ऐप कंपनियां हैं वो इसे हटाएंगे। लेकिन ना तो एडवांस टिप का प्रॉम्प्ट दिया जा सकता है और ना ही किसी तरह का एड ऑन चुनने का दबाव डाला जा सकता है। नियमों में बहुत साफ है, जो बेसिक राइड का फेयर है वही लिया जा सकता है पैसेंजर से, और अगर आपको टिप देना ही है तो ये राइड के बाद होगा और वो भी सिर्फ पूरी तरह से जो पैसेंजर है उसकी स्वेच्छा से होगा। पैसेंजर पर किसी भी तरह का बेसिक राइड के अलावा किसी भी और अमाउंट को देने का दबाव नहीं डाला जा सकता है, ये इस निर्देश में साफ कहा गया है। स्वतंत्रता दिवस करीब आते ही देश भर में तिरंगे की मांग तेज हो गई है। दिल्ली के सदर बाजार में रोजाना करीब 65,000 झंडे तैयार किए जा रहे हैं। दिल्ली के अलावा उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश से बड़ी संख्या में ऑर्डर मिल रहे हैं। खास बात यह है कि इस बार विदेशों से भी तिरंगे की मांग सामने आई है। यूके, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से भी बड़े ऑर्डर मिले हैं। देखिए दिल्ली के सदर बाजार से दीपाली नंदा की ये रिपोर्ट। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सदर बाजार में, जहां बीते 60 सालों से राष्ट्रीय ध्वज बनाए जा रहे हैं और अब चूंकि इस बार डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ गई है, यहाँ पर 24/7 लोग मौजूद हैं जो कि यहाँ पर इस तरह के झंडे बना रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो सबसे बड़ा झंडा है उसके साइज की बात की जाए तो 60x90 का है और जो सबसे ज्यादा डिमांड है हर जगह, हर एक राज्य में, वो इस तरह के साइज के झंडों की है और अलग अलग देशों में भी यहाँ से झंडों को सप्लाई किया जा रहा है। हमारे साथ अब्दुल माली साहब हैं जो पिछले कई सालों से झंडा बनाने का काम कर रहे हैं। सर, तो इस बार कैसी डिमांड है?
इस बार बहुत अच्छी डिमांड है, जैसे कि घर घर तिरंगा अभियान की घोषणा हो चुकी थी पहले से ही, तो उसके मुताबिक चलते हुए हमारी काफ़ी अच्छी डिमांड रही। और पहले जो आप आते हमारे पास तो 1 से 1.5 महीने पहले तो 1 से 1.5 लाख झंडा हमारा तैयार हो रहा था। सर अगर कीमत की बात करें तो शुरुआती कीमत क्या है, और इस तरह के 60 बाय 90 के झंडे की कीमत कितनी रिवाइज हुई है पिछले साल के मुकाबले? क्या दाम इस बार बढ़ गए हैं? जी मैम, देखिए दाम में तो थोड़ी बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि आप जानते हैं कि डीजल पेट्रोल सब चीज़ के दाम बढ़ गए हैं। ये सारा जो प्रोसेस होता है सब में थोड़ा इसका असर पड़ता ही है। तो अभी पहले से थोड़े से रेट बढ़े हैं, तो उसके मुताबिक अब झंडे के अंदर जैसे पहले 10 रुपये का झंडा था, अब 12 रुपये का हो गया है। जो 50 रुपये का झंडा था वो 60 रुपये का हो गया है। सब अलग अलग साइज़ के रेट के हैं, अलग अलग झंडे हैं। बिल्कुल, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट यहाँ पर बढ़ गई है, जो कच्चा माल है उसका दाम भी बढ़ गया है। और ना सिर्फ झंडे, बल्कि यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगी इस तरह के जो ट्राई कलर एक्सेसरीज हैं, इनकी डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पर आप देखेंगे ये जो इस तरह के रिस्ट बैंड है, बच्चों को काफ़ी पसंद आते हैं, तो इनकी भी मांग अच्छी है। और इस तरह के जो हेयर बैंड है वो भी इस बार लॉन्च दिखाए गए हैं मार्केट में, काफ़ी पसंद आ रहे हैं। और साथ ही साथ जो इस तरह की क्लिप्स हैं वो भी काफ़ी डिमांड में है। तो जो तिरंगा एक्सेसरीज है इसका भी एक अलग से बाजार यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। और इस तरह का जो सोवेनियर होता है, इनकी डिमांड भी इस बार काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। हालांकि प्राइस थोड़े बढ़ गए हैं, लेकिन बावजूद इसके डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। देश में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और विदेशों में भी यहाँ से झंडे सप्लाई किए जा रहे हैं। दीपाली नंदा, दिल्ली। चलिए अब आपको बता दें, महाराष्ट्र के नासिक में पुलिस ने नकली नोट बनाने वाले एक गिरोह का भांडाफोड़ किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी एक बंगले में नकली करेंसी तैयार कर उसे बाजार में खपाने की तैयारी कर रहे थे। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने मौके से नकली नोट बनाने में इस्तेमाल होने वाला सामान बरामद किया। बताया जा रहा है कि गिरोह के सदस्य 500 रुपए के नकली नोट तैयार करते थे, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में एक शख्स 500 रुपए का नकली नोट तैयार करता हुआ दिखाई दिया। पहले वो लकड़ी की मदद से कागज तैयार करता दिखा, जिसके बाद उसने एक तसले में पानी के अंदर उस कागज को डुबोकर साफ किया। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस फिलहाल आरोपियों से पूछताछ कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि गिरोह कब से सक्रिय था, कितने नकली नोट बाजार में पहुंचाए गए और इस नेटवर्क में और कौन-कौन लोग शामिल है। रांची में छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान हुए हंगामे के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। बैरिकेडिंग तोड़ने और पुलिस से झड़प के मामले में करीब 600 लोगों को खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। इनमें 100 लोग नामजद हैं। हमें जानकारी मिली है कि नामजद लोगों के ज्यादातर बीजेपी के युवा कार्यकर्ता है। वहीं 500 से ज्यादा अज्ञात लोगों के खिलाफ भी पुलिस ने केस दर्ज किया है। पुलिस नामजद आरोपियों की तलाश में जुट गई है। पुलिस प्रदर्शन के दौरान हुई घटनाओं की जांच भी कर रही है। आपको बता दें कि झारखंड के रांची में परीक्षाओं में धांधली के खिलाफ 25 जुलाई से आंदोलन चल रहा है। सरकार और छात्र प्रतिनिधियों के बीच अब तक 6 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला है। चलिए अब एक नजर आज के आवाज अड्डा टॉपिक पर। कैश कांड में जस्टिस यशवंत वर्मा दोषी साबित हुए हैं। संसद की समिति ने अपनी जांच में उन पर लगे सभी आरोपों को सही साबित पाया है, लेकिन सवाल न्याय का है। तो आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी चर्चा। कटघरे में न्याय, जरूर जुड़िएगा शाम 7:57 पर। इसी के साथ आवाज समाचार में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे CNBC आवाज और अपडेटेड रहे खबरों पर हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।